Myself, Sunil Kumar Meena, Assistant Professor of Physics, हरिदेव जोशी राष्ट्रीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। पिछले लेक्चर में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपका ध्यान एक बार बोर्ड की सबसे ऊपर वाली लाइन पे ले जाऊंगा, जो कि एक साइंटिस्ट है थॉमस यंग, जिन्होंने इस फिनोमेना की खोज की थी। उन्होंने लिखा था कि विजन मोटिवेट्स, सस्टेन एंड डिस्पेल डाउट्स। उनका कहना था कि जो दृष्टि है वो हमेशा आपको प्रेरित करती है, आपको स्थायी बनाए रखती है और हमेशा आपके डाउट्स क्लियर रखती है। इसलिए हमेशा आप नॉलेज को एक्वायर करने के लिए हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहे। मैं आज के चैप्टर की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले है इंटरफेरेंस। इसकी सबसे पहली बात यह है कि ये एक लाइट का फिनोमेना है, यानी कि ये घटना लाइट की वजह से घटित होती है। नंबर 2, मैंने हाइगन एक कोड वर्ड के तौर पर इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर। ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने 1678 में लाइट के बारे में ये कहा था कि ये तरंग प्रकृति की होती है। और हाइगन का एक प्रिंसिपल भी है जो हमने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। वो स्टैंडर्ड में हमने ये पढ़ा था कि जो तरंग होती है वो जब भी किसी दूसरे सोर्स से टकराती है वहां पर वह सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करती है। यानी कि हमारी जो तरंग है, जहां कहीं भी कोने पर, जिस पॉइंट पर भी वो बिंदु पर टकराती है, वहां से वो सेकेंडरी सोर्स के तौर पे काम करेगी। अगला है डेफिनेशन। इंटरफेरेंस की जो परिभाषा है वो यही है कि इंटरफेरेंस हमेशा कोई भी दो तरंगों के ओवरलैप, यानी कि उसे सुपर इम्पोजिशन कहते हैं, क्योंकि उनके कंबाइंड से ये घटना घटित होती है। इसकी डेफिनेशन में है कि इंटरफेरेंस घटना तब घटित होगी जब कोई भी प्रकाश की जो दो किरणें हैं या दो तरंगे हैं, उनकी आयाम बराबर होनी चाहिए, उनकी फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए, वो एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, और वो दोनों मिलकर के और जो रिजल्टेंट, यानी कि जो दोनों के मिक्स होने से जो नई तरंग बनती है, वो इंटरफेरेंस फिनोमेना बनाती है। यंग ने 1801 में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, जो हमने 12th क्लास में पढ़ा है। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इंटरफेरेंस के बहुत ही सुंदर फिनोमेना को दिखाया है, और वो भी 1801 के समय में, जहां पर साइंस इतनी तरक्की पे नहीं था जितना कि आज है। यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो रिक्वायरमेंट्स थी, जिनमें से मैंने मेंशन किया कि कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस, यानी कि इंटरफेरेंस की घटना को घटित होने के लिए क्या क्या शर्तें लागू होती हैं। नंबर 1 शर्त है मोनोक्रोमेटिक सोर्स। यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक शब्द का जो इस्तेमाल किया गया वो इसलिए किया गया है कि कोई भी सोर्स जिससे केवल एक ही टाइप का तरंगदैर्घ्य निकलता हो, अलग अलग टाइप के तरंगदैर्घ्य नहीं निकलने चाहिए, केवल एक ही तरंगदैर्घ्य का तरंग निकलना चाहिए। वैसे हालांकि अगर हमारे रियल वर्ल्ड में देखें तो ऐसा कोई भी सोर्स हमारे पास मौजूद नहीं है जो कि मोनोक्रोमेटिक आइडियली तौर पर वर्क करे। लेकिन हमारे पास एक सोडियम जो है वो कुछ हद तक, बहुत हद तक मोनोक्रोमेटिक सोर्स की तरह कार्य करता है, और ये हम कई एक्सपेरिमेंट्स में हम इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे। दूसरा है वेव इन वन डायरेक्शन, यानी कि इंटरफेरेंस की घटना को घटित करने के लिए दोनों तरंगे एक ही दिशा में होनी चाहिए। जैसे कि मान लिया ये पहली तरंग है और ये दूसरी तरंग है, तो इन दोनों तरंगों की जो जाने की जो दिशा है वो एक ही तरफ होनी चाहिए, वो अपोजिट डायरेक्शन या और किसी डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 कंडीशन है सेम एम्पलीट्यूड, यानी कि उन दोनों तरंगों का आयाम समान होना चाहिए। यानी कि जैसे ये तरंग है, ये तरंग का जो क्रस्ट है
इसके बीच की जो दूरी है इसे हम तरंग का आयाम एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसका एम्पलीट्यूड और जो दूसरी तरंग है उसका एम्पलीट्यूड, दोनों का एम्पलीट्यूड हमेशा बराबर होना चाहिए, ये उसकी शर्त है। नंबर 4 शर्त क्या है कि पोलराइजेशन स्टेट ऑफ बोथ वेव शुड बी सेम। या पोलराइजेशन स्टेट का मतलब है कि हमने 12th क्लास में पढ़ा भी है इसके बारे में कि लाइट जो है वो पोलराइज होती है, कि लाइट में दो कंपोनेंट होते हैं E और B, यानी कि परपेंडिकुलर टू प्लेन और इन डायरेक्शन ऑफ प्लेन। मैंने दोनों को यहाँ मेंशन किया। ये पोलराइज्ड लाइट कहलाती है जिसके अंदर एक ही कंपोनेंट होता है, दोनों कंपोनेंट साथ में नहीं होते। तो इसकी शर्त में ये है कि अगर कोई पोलराइज्ड लाइट आ रही है तो अगर ये वाली लाइट, अगर ये वाली जो पोलराइजेशन स्टेट इस तरह की है तो इस तरह की पोलराइजेशन स्टेट भी ये होनी चाहिए। अगर इसकी पोलराइजिंग स्टेट अगर ये है और इसकी ये है तो इंटरफेरेंस पैटर्न इतना ब्यूटीफुल या पैटर्न नहीं बनेगा। 5वीं जो शर्त है वो सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट। यहाँ पर जो शब्द यूज किया गया है कि कोहेरेंट का एक हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया गया। तो आपने देखा होगा कि नदी वगैरह में हम जब कभी पत्थर फेंकते हैं तो जब पत्थर पहली बार पानी के सरफेस को टच होता है तो एक तरंग बनती है। फिर उस पत्थर के द्वारा जो पानी हटाया गया है वो पानी एक बार और ऊपर आकर के एक नई तरंग का निर्माण करता है। और हम देखते हैं कि दोनों तरंग, एक तरंग जो आगे चल रही है, दूसरी तरंग जो उसके पीछे चल रही है, उन दोनों के बीच में जो अंतर है वो समान बना रहता है। उसे हम कहते हैं फेज डिफरेंस, यानी कि दोनों के बीच का अंतर। यानी कि अगर दोनों तरंग के बीच का अंतर अगर समय के साथ अगर समान बना रहे, उस प्रकार के सोर्स को हम कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। यानी कि जो भी हम सोर्स लेंगे उसमें जो पहली तरंग निकल रही है उसके बाद जो दूसरी तरंग निकल रही है, उन दोनों तरंग के बीच में जो अंतर है वो समान होना चाहिए। ये हमारी 5 शर्तें हैं इंटरफेरेंस पैटर्न को बनने के लिए। अब जो एक एसेंशियल कंडीशन वो ये है कि दोनों तरंगों का अध्यारोपण होना चाहिए, यानी कि सुपरपोजिशन, दोनों तरंगे मिलनी चाहिए। तो उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब होता है कि जो तरंग आ रही है, एक तरंग जो दूसरी तरंग आ रही है, वो दोनों तरंगे मिल करके और एक नई तरंग का निर्माण करेंगे जो तरंग इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे। जैसे मान लिया यहाँ पर S1 एक सोर्स है, S2 एक दूसरा सोर्स है। S1 सोर्स से ये तरंग निकल रही है और S2 सोर्स से ये तरंग निकल रही है और दोनों तरंगे किसी P पॉइंट पे जाकर के मिल रही हैं। तो ये दोनों तरंगे इस P पॉइंट पर अध्यारोपित, सुपरपोजिट होंगी और इस अध्यारोपण से एक नई वेव बनेगी जो कि इंटरफेरेंस पैटर्न का निर्माण करेंगी। अब हम इस प्रिंसिपल को ड्राइव करने से पहले हम लोग एक प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे कई स्टूडेंट ने मुझे पूछा भी था तो पर कि सर हम किसी भी वेव का जो फॉर्मूला लिखते हैं, जो हम लिखते हैं सीधा फॉर्मूला हम ये लिखते हैं y बराबर a sin ओमेगा t, या फिर हम सिंपली फॉर्मूला लिखते हैं y बराबर a sin ओमेगा t माइनस फाइव। तो ये फॉर्मूला हमें ड्राइव करना नहीं बताया जाता, हमें केवल डायरेक्टली उसे यूज करने के लिए बोला जाता है। तो मैं इस वीडियो में आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि वो फॉर्मूला हम वहां पे तरंग का क्यों यूज लेते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल है SHM का, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या शर्त होती है, ये एक एग्जांपल है जिस एग्जांपल में 3 कंडीशन दिखाई कि अपनी मेन पोजीशन से लेफ्ट राइट हो रहा है। अब देखो मेन पोजीशन पर, ये अपनी मेन पोजीशन पर कोई भी इसमें वाइब्रेशन नहीं है या कहीं भी नहीं जा रहा है, मतलब ये 0 पर है यहाँ पर। फिर मैंने इसे थोड़ा सा खींच दिया, यानी कि मैंने इसको बढ़ा दिया, तो इसका x जो है वो बढ़ गया, यानी कि ये इस तरीके से ग्राफ यहाँ तक अपनी मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंच गया। फिर ये जो है वो वापस अपनी मेन पोजीशन पर आने की ट्राई करेगा, यानी कि इस पोजीशन पे। तो ये वापस वहां से इसका आयाम लगातार घटेगा। ये जो डिस्टेंस वो लगातार घट रही है, पहली बार डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ये वहां से यहाँ तक गया। फिर वो वापस आएगा तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, घटेगी और वापस कहाँ आएगा, वो 0 पर आएगा।
और अब वो अपनी मेन पोजीशन से आने के बाद अंदर की ओर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्प्रिंग लगी हुई है, इसलिए जब वो अंदर की ओर जाएगा तो यानी कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब माइनस इसका विस्थापन, यानी कि वो नीचे जा रहा है और वो एक मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंचा, यानी कि वो यहाँ तक पहुंचा और फिर बाद में वापस वो अपनी मेन पोजीशन की ओर यहाँ पर जाने की कोशिश करेगा, यानी कि वापस वो मेन पोजीशन जाने की कोशिश करेगा। ये पूरा एक साइकिल बनता है, यानी कि अपनी मेन पोजीशन से आगे जाना, वापस मेन पोजीशन में आना, वापस इधर जाना और फिर इधर। ये सिंपल एक पेंडुलम में भी होता है कि पेंडुलम का एक मेन पोजीशन पे एक पेंडुलम होता है, हम उसे इसे बढ़ाते हैं आयाम, यानी कि पहले उसका आयाम बढ़ रहा है, ठीक इसी प्रकार उसका आयाम बढ़ता है, फिर पेंडुलम का आयाम लगातार घटता है और वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ जाता है और फिर अपोजिट डायरेक्शन में उसका आयाम बढ़ता है, ये अपोजिट उसका आयाम बढ़ रहा है और फिर वापस उसका आयाम कम होता है, क्योंकि उसका आयाम कम हो गई। ये उसका एक पूरा साइकिल होता है। हम ये देखेंगे, हम केवल इस छोटे से पार्ट के बारे में बात करेंगे, 0 से लेकर के 2 पाई तक छोटे से पार्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि ठीक ऐसा ही नजर आता है। हमने देखा है कि ये जो ग्राफ है वो कि एक एसएचएम की कंडीशन को बताता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की या मोशन की कंडीशन को बताता है, और ठीक ऐसा ही ग्राफ हमारे साइन फंक्शन का भी बनता है। हमको इस चीज का पहले से ज्ञान है कि साइन का फंक्शन जो है वो ठीक इसी प्रकार होता है कि वो 0 से लेकर के 90 तक उसकी वैल्यू लगातार बढ़ती है, फिर 90 से 180 तक उसकी वैल्यू लगातार घटती है, फिर 80 से 270 तक उसकी वैल्यू नेगेटिवली बढ़ती है और फिर कंटिन्यूअस उसकी वैल्यू 0 की ओर टेंड करती है। ये पूरा एक साइकिल बनता है, यानी कि इस छोटे से पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, y बराबर a sin t, यानी कि वो किसका फंक्शन है, वो साइन का फंक्शन है और इसमें जो वेरिएशन हो रहा है वो टाइम के साथ हो रहा है, इसमें वेरिएशन, तो मैंने इसमें साइन t डाल दिया और ये जो a है वो मैंने यहां इसके आयाम से ले लिया, ये इसका a आयाम ले लिया। लेकिन हम नोट कर रहे हैं कि एक बार जब आगे गया वापस पीछे आके मेन पोजीशन पे आ गया, ये ग्राफ इतना बन गया, लेकिन वो फिर भी अगेन मोशन करता है, तो सेम ग्राफ वापस बनता है और अगला ये 4 पाई तक आ जाता है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें फ्रीक्वेंसी हो रही है, ठीक वैसा का वैसा ही यहां आ गया, मतलब आवृत्ति हुई, फ्रीक्वेंसी हुई। फ्रीक्वेंसी किसकी हुई, 2 पाई के ग्राफ की, 0 से 2 पाई तक के ग्राफ की फ्रीक्वेंसी हुई। तो मैंने इसको रीडायरेक्ट कर दिया, इसको पूरा कि डिस्प्लेसमेंट बराबर a साइन और 2 पाई की आवृत्ति हो रही है, यानी कि t 2 पाई टाइम आ रहा है और इस 2 पाई f को मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा लिख सकता हूं, एक सिंपल फॉर्मूला होता है एंगुलर का, और ये जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, y बराबर a साइन ओमेगा t, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अब एक चीज और है, वो ये है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा ये तरंग 0 से स्टार्ट हो सकता है इस एग्जांपल में आप देखोगे ये तरंग 0 से स्टार्ट ना होकर के वो कुछ एक डिस्टेंस लेकर के वो तरंग स्टार्ट हो रही है। ये तरंग यहां से यहां तक 2 पाई का ठीक वैसा ही बिहेवियर दिखा रही है जो यहां पर है, लेकिन ये उस इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रही है। इस कंडीशन में इस अंतर को हम कहते हैं फेज डिफरेंस, और इस इक्वेशन को हम रीडायरेक्ट करते हैं, वो लिखते हैं y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस फाइव, यानी कि फाइव का उसमें अंतराल आ गया है इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। अगर ये तरंग इसके इधर शिफ्ट हो जाती तो मैं इस माइनस को प्लस करता, ठीक है। और यहां जो फाइव है वो होता है फेज डिफरेंस होता है, और फाइव को लिखते हैं हमेशा k और x, k यहाँ पर वेव नंबर है, तरंग संख्या है, x यहाँ पर विस्थापन है, और k को मैं 2 पाई अपॉन लैम्बडा लिख सकता हूँ, और x का तो ये फाइव का फॉर्मूला बना 2 पाई अपॉन लैम्बडा और x। ये हो गया हमारा वेव का समीकरण जो हमने इसको निकाला कि हम अब ये समीकरण यूज करेंगे। अब हम आते हैं इस समीकरण यूज करके तरंगों के सुपर इम्पोजिशन के ऊपर। माना S1 से कोई तरंग निकल रही है, S2 से भी कोई तरंग निकल रही है,
दोनों तरंग किसी P पॉइंट पे जाकर के मिलेंगे। तो मैंने कहा S1 से P1 तक की जो दूरी है वो x1 है और S2 से P तक की जो दूरी है वो x2 है। और इसमें जो तरंग चल रही है उस तरंग के लिए मैं क्या समीकरण लिखूंगा, E1 यानी कि E1 जो लिखा है मैंने वो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखा है। हमने ये जो पूरी इक्वेशन ड्राइव की है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में ड्राइव की है हमने पूरी इक्वेशन, और साइनसोइडल वेव का यूज किया है। साइनसोइडल वेव वो वेव होती हैं जो इस प्रकार का रिपीटिशन दिखाती हैं, उन वेव्स को हम साइनसोइडल वेव्स कहते हैं। जो पहले के लिए जो आयाम होगा वो E1 यानी कि पहली तरंग के लिए वो होगा EA यहाँ पर A यानी कि इसका एम्पलीट्यूड है, इस तरंग का एम्पलीट्यूड है EA, और साइन का हमने साइन लिखा ओमेगा टी, फाई को अपन ने kx लिख लिया, k और x यहाँ क्या था, दूरी थी, जो S1P के लिए क्या होगा x1 होगा, प्लस फाई का मतलब है कोई भी फेज का अंतर, यानी कि हम यहाँ तो मानते हैं कि वो इनिशियल पॉइंट से शुरू हुई है, लेकिन हम ये मानते हैं कि कोई जरूरी नहीं इनिशियल पॉइंट शुरू हो या नहीं हो। दूसरी तरंग के लिए E2 दूसरी तरंग के लिए असाइन किया गया है, इसका आयाम है वो EB है और साइन ओमेगा टी माइनस kx2 प्लस फाई 2। ये हमने दोनों तरंग का जो है वो इलेक्ट्रिक वेक्टर में हमने इक्वेशन दोनों की लिख ली है। अब कंडीशन क्या है, दोनों का सुपर इंपोजिशन होना चाहिए। सुपर इंपोजिशन मतलब दोनों ऐड होनी चाहिए और रिजल्टेंटली न्यू वेव बननी चाहिए। तो इनका मैंने दोनों वेव को जोड़ दिया, E1 प्लस E2 दोनों वेव का सुपरपोजिशन हो गया, और ये वेव मैं ऐसे लिख सकता, इसको मैं इन दोनों को ऐड करके लिख सकता हूं। ये मैंने दोनों जो वेव है इन दोनों को मैंने वहां पर जोड़ लिया है, यानी कि इन दोनों जो है इन दोनों का हमारे क्या हो गया है, सुपर इंपोजिशन हो गया है। अब देखो इस फॉर्मूले को आप नोट करो, इस फॉर्मूले को अपन एक ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है जिसे हम लिखते हैं साइन ए माइनस बी। इसे हम क्या लिखते हैं, इस फॉर्मूले को हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या लिखते हैं हमेशा, साइन ए और कोस बी, साइन ए कोस बी माइनस साइन बी और कोस ए। हम इस फॉर्मूले को साइन ए कोस बी माइनस साइन बी और कोस ए लिखते हैं। हम क्या करते हैं, इस ओमेगा को हम ए मान लेते हैं और इस पूरे टर्म को हम बी मान लेते हैं, इस टर्म को हम बी मान लेते हैं और उस फॉर्मूले को खोल देते हैं पूरे फॉर्मूले को। तो हम नोट करेंगे यहाँ पर E जो कि इलेक्ट्रिक रूप से आ रहा है, यहाँ से ये होगा E A और ये साइन ए, यानी कि यहाँ से साइन ए, पहला टर्म क्या माना हमने, ओमेगा ए माना, यहाँ क्या होगा साइन ओमेगा टी, और अगला क्या है कोस बी, यानी कि पूरा टर्म क्या होगा कोस बी में आ जाएगा, कोस, और ये मैंने लिख दिया साइन ए कोस बी, और यहां से माइनस साइन बी और कोस ए। ये जो है मैंने इस पहले टर्म को खोला है मैंने इस तरीके से, और अगला है प्लस, और दूसरा टर्म जो है मैं उसे खोल रहा हूं यहां पर अगेन, EB
और यहाँ पर भी सेम सिमिलर वही, इसे ए मानेंगे और इसे बी मानेंगे, और यहाँ पर ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी कोस के x2। हमने जो इक्वेशन है वो यहाँ पे लिख ली है पूरी इक्वेशन, और इस इक्वेशन में हम साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, और कोस ओमेगा टी और यहाँ कोस ओमेगा टी इन दोनों में से इक्वेशन हम दोनों कोस ओमेगा टी कॉमन ले सकते हैं। हम लोग यहाँ लिखेंगे कि बराबर, पहले हम इस साइन ओमेगा टी को कॉमन लेंगे। यहाँ पर साइन ओमेगा टी कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा ई ए कोस के x1 माइनस फाइव वन और प्लस ई बी कोस के x2 माइनस फाइव टू, और यहाँ पर माइनस और कोस ओमेगा टी कॉमन लेने पर, कोस ओमेगा टी कॉमन लेने पर क्या आएगा यहाँ ई ए साइन के x1 माइनस फाइव वन और प्लस ई बी साइन के x2 माइनस फाइव टू। ये हमने दोनों में से इक्वेशन में कॉमन ले लिया है, और हमने इस पूरे टर्म को और इस पूरे टर्म को हम एक विशेष नाम दें, क्योंकि देखो यहाँ साइन ओमेगा टी है, हम इसे साइन ए मान सकते हैं, यहाँ कोस ओमेगा टी है और इसे हम कोस ए मान सकते हैं, यानी कि एक टर्म तो हमें साइन कोस बी, यानी कि ये टर्म अगर कोस बी के बराबर करते हैं, ये वाला टर्म अगर, और इस टर्म को हम अगर साइन बी के बराबर कर दें तो ये वापस फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा साइन ए माइनस बी में। तो हम यही करेंगे, हम करेंगे कि इस फॉर्मूले को पूरे को लिखेंगे ए कोस थीटा बराबर ई ए कोस के x1 माइनस फाइव वन प्लस ई बी कोस के x2 माइनस फाइव टू, और इस टर्म को लिखेंगे a साइन थीटा, यानी कि हम लिखेंगे ई ए साइन के x1 माइनस फाइव वन प्लस ई बी साइन के x2 माइनस फाइव टू। ये हमने इन दोनों की जगह नया असाइन किया है। अब हम इस वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमें मिलेगा ई बराबर साइन ओमेगा टी, यहाँ साइन ओमेगा टी, और इसकी जगह ए कोस थीटा, ए में यहाँ लगा देता हूं, और ये कोस थीटा माइनस का साइन, और यहां से कोस ओमेगा टी, और यहां से ए साइन है, मैं यहां ए साइन डाल देता हूं, और ये साइन थीटा मैं इसकी जगह लिख देता हूं। अब देखो ये फॉर्मूला सिमिलरली इस फॉर्मूले के अनुसार बन गया है, यानी कि देखो वहां पर साइन ओमेगा यहाँ साइन ए के बराबर हो गया, कोस थीटा है वो साइन कोस बी के बराबर हो गया, यहाँ कोस ओमेगा टी है वो साइन बी के बराबर हो गया, और साइन थीटा यहाँ पर साइन बी के बराबर है ना। और इसको मैं लिख सकता हूँ ई बराबर ए और उसके अनुसार साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। ये नई वेव इक्वेशन बनी है, जो दोनों वेव के सुपर इम्पोज होने से जो न्यू वेव रीजनरेट हुई है उसकी ये पूरी इक्वेशन है। इस पूरी इक्वेशन में हमें एक तो ए निकालना होगा, यानी कि नई जो तरंग बनी है उसका आयाम क्या होगा। इसके आयाम को निकालने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके अगर ऐड करने पर
यहाँ ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा दोनों जुड़ करके वन, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो यानी कि ए को ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, इक्वेशन इसको मैं असाइन कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और सेकंड को स्क्वायर करके ऐड करना है, यानी कि ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इस पूरी इक्वेशन को लिख रहा हूं मैं, ई ए कोस के x1 माइनस फाइव 1 प्लस ई बी कोस के x2 माइनस फाइव 2 का होल स्क्वायर। यानी कि मैंने इस पूरे को स्क्वायर कर दिया इस वाले टर्म को, और इधर इस टर्म को जोड़ दिया मैंने, तो इसका भी मैं स्क्वायर करके जोड़ देता हूं। मैं दूसरा टर्म लिखता हूं ये वाला, यानी कि स्क्वायर ऑफ ई ए साइन के x1 माइनस फाइव 1 प्लस ई बी साइन के x2 माइनस फाइव 2 का होल स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर करके हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर कॉमन लेने पर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मिलके क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। और इधर क्या बचा है, केवल यहाँ केवल ए स्क्वायर बच जाएगा, ए स्क्वायर बराबर। अब हम इनका हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर सेकेंड टर्म का, और फिर 2ab वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर होगा, ये थोड़ा सा लेंथी टर्म है, थोड़ा पेशेंसली से देखें। ए स्क्वायर कोस स्क्वायर के x1 माइनस फाइव 1 प्लस ई बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर के x2 माइनस फाइव 2 और प्लस 2e b और कोस के x1 माइनस फाइव 1 और मल्टीप्लाई, इसको मैं नीचे लिख देता हूं, प्लस 2 ई बी कोस के x1 माइनस फाइव 1 कोस के x2 माइनस फाइव 2 प्लस, अब मैं इस टर्म का स्क्वायर लिखता हूं, यानी कि इस टर्म का स्क्वायर में ई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर के x1 माइनस फाइव 1 प्लस यहां पर ई बी साइन स्क्वायर के x2 माइनस फाइव 2 और प्लस 2 ई ए ई बी साइन के x1 माइनस फाइव 1 और साइन के x2 माइनस फाइव। ये इसका पूरा, मैंने इस पूरे टर्म को खोल के इसको एडिंग कर दिया। अब इस टर्म में देखिए आप लोग कि ये टर्म देखिए,
ये टर्म और ये टर्म। इसमें साइन स्क्वायर के x2 माइनस फाइव टू है, यहाँ कोस स्क्वायर के x2 माइनस फाइव टू है, यानी कि सिमिलर आइडेंटिटी है। इन दोनों के एडिशन से 1 बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसको देखो e a cos के x1 माइनस 5 और यहाँ देखो इसको e a sin स्क्वायर के x1 माइनस 5 है। इन दोनों को ऐड करने पर भी क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा। रिमेनिंग टर्म बचे ये दो। इन दोनों टर्म में ये वाला जो टर्म है 2EAB और यहाँ भी 2EAB, ये दोनों में कॉमन आ सकता है, बाकी टर्म हूबहू रहेगा। तो मैं इनको डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इन दोनों टर्मों को पहले लिख रहा हूँ। इसमें EB को मैं स्क्वायर को मैं कॉमन लूंगा और कोस स्क्वायर और ये दोनों जुड़ करके 1 हो जाएंगे। मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। पहले मैं इसको करता हूँ, EA स्क्वायर कॉमन लिया मैंने इसमें से, कोस स्क्वायर के x1 माइनस 5 और यहाँ से लिया प्लस साइन स्क्वायर के x1 माइनस 5 और प्लस अब मैं इसको इस दोनों को टर्म को लेता हूँ, EB स्क्वायर और कोस स्क्वायर के x2 माइनस 5 प्लस साइन स्क्वायर के x2 माइनस 5 और रिमेनिंग दो टर्म बचे हैं। दोनों में से मैं 2E1 E और EB कॉमन लेता हूं और बाकी दोनों टर्मों को मैं लिख देता हूं। कोस के x1 माइनस 5 कोस के x2 माइनस 5 प्लस साइन के x1 माइनस 5 और साइन के x2 माइनस 5। ये दोनों टर्म मैंने लिख दिए। इस टर्म में देखो ये दोनों टर्म 1 हो जाएंगे, यहाँ पर ये दोनों टर्म 1 हो जाएंगे और इस टर्म को एक फॉर्मूलाइज फॉर्म में देखिए। यहाँ पे क्या है, कोस और यहाँ साइन और साइन। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, वो होती है कोस A माइनस B का फॉर्मूला। कोस A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कोस A कोस B माइनस साइन A और साइन B। देखो ये वाली चीज है वो सिमिलरली इसकी तरह लग रही है। अगर इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं, तो फॉर्मूला कोस A और कोस B माइनस साइन A और साइन B, यानी कि पूरी इक्वेशन को हम वापस किस प्रकार लिख पाएंगे। यहाँ बचेगा केवल EA स्क्वायर बचेगा, दोनों टर्म 1 हो जाएंगे, प्लस वो बचेगा EB स्क्वायर, वो भी टर्म 1 हो जाएंगे और यहाँ बचेगा 2EA EB और कोस A माइनस B, यानी कि यहाँ बचेगा KX2 माइनस 5 माइनस KX1 और माइनस 5। ये रिमेनिंग टर्म्स बचेंगे। ठीक है, इसे मैं फाइनलाइज सोल्व कर देता हूँ। A स्क्वायर बराबर EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2EA EB और यहाँ आप देखोगे कोस जो KX2 है माइनस KX1, K कॉमन आएगा और X2 माइनस X1 बचेगा, यानी कि KX2 माइनस X1। यहाँ पर माइनस 5 है, माइनस अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस 5। ये चीज है। हाँ, हम इसे कई बार क्या करते हैं,
हम ये कई बार इसमें माइनस कॉमन लेते हैं और phi 2 माइनस phi 1 लिखते हैं। मैं यहाँ पे वही चीज करूंगा, मैं यहाँ पर माइनस कॉमन लूंगा और इन दोनों माइनस कॉमन लेने पे क्या होगा, माइनस phi 2 माइनस phi 1 ये टर्म बनेगा। और इस टर्म को और भी शॉर्ट करने के लिए मैं लास्ट लाइन लिख देता हूँ, ए स्क्वायर बराबर ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी कोस के डेल्टा एक्स माइनस 5। यहाँ पर डेल्टा एक्स जो है वो डेल्टा एक्स है यहाँ पर x2 माइनस x1 और यहाँ जो फाई है वो फाई है यहाँ पे phi 2 माइनस phi 1। phi 2 माइनस phi 1 यानी कि इसका फेज है और डेल्टा एक्स यानी कि x2 माइनस x1 जो कि दोनों तरंगों के बीच में जो अंतर है, यानी हमने पहले डायग्राम में देखा था कि जो S1 से P जा रही थी उसको हम x1 मान रहे थे और S2 से जो P जा रही थी उसे हम x2 मान रहे थे। तो उन दोनों तरंगों के लेंथ के बीच का जो अंतर है वो उसका डेल्टा एक्स यानी कि पथ का अंतर कहलाए, जिसे पथांतर कहते हैं। हमने लास्ट इक्वेशन यहाँ छोड़ी थी। अब हम लोग इसकी इंटेंसिटी पे बात करेंगे, यानी कि ये तो एक इक्वेशन निकली है। इंटेंसिटी जो होती है वो हमेशा वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि इंटेंसिटी जो है वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। के यहाँ पर होता है वो कांस्टेंट, इंटेंसिटी कांस्टेंट कहलाता है। यहाँ पर इस इक्वेशन में एम्पलीट्यूड जो है वो पहली वेव का एम्पलीट्यूड है वो ई ए है और दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड ई बी है। यानी कि मैं लिखूं अगर यहाँ पे अगर I1 का यहाँ पर मतलब है कि पहले सोर्स से निकली हुई तरंग का जो एम्पलीट्यूड है वो लिखा जाएगा के ई ए 1 का स्क्वायर और दूसरी वेव के लिए ये लिखा जाएगा के ई बी का स्क्वायर। अब जो इंटेंसिटी है वो भी क्या होगी, रिजल्टेंट होगी, परिणामिक होगी। तो वो क्या होगी, I1 और I2 का जोड़ होगी, यानी कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो I1 प्लस I2 होगी। अब हम इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ E1 प्लस इंटेंसिटी ऑफ E2, यानी कि हम इसको यहाँ लिखते हैं कि ये इंटेंसिटी कांस्टेंट और एम्पलीट्यूड जो दोनों वेव का मिक्स होके आया है वो होगा ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी कोस और के डेल्टा एक्स माइनस 5। ये जो है वो हमने उस एम्पलीट्यूड को इसमें यहाँ पर इसकी जगह रख दिया है। हमें इस पूरे इक्वेशन को खोलता हूँ, के ई ए स्क्वायर प्लस के ई बी स्क्वायर प्लस 2 के ई ए ई बी कोस के डेल्टा एक्स माइनस 5। क्लियर हुआ? इसमें ये जो टर्म है वो बन जाएगा पहली इंटेंसिटी के बराबर, के ई ए स्क्वायर के बराबर। ये टर्म हो जाएगा सेकंड इंटेंसिटी के बराबर, के ई बी के स्क्वायर के बराबर, यानी कि आई इंटेंसिटी इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस यहाँ पर ये E और ई बी को हम रीअरेंज करते हैं इस फॉर्म में, रूट के ई बी का स्क्वायर। मैंने इस टर्म में अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो वापस हमें ये वाला टर्म मिल जाएगा और यहाँ पर कोस के डेल्टा एक्स माइनस 5। यहाँ पर ये जो के ई ए स्क्वायर है वो कन्वर्ट होगा I1 में और ये के ई बी स्क्वायर कन्वर्ट होगा I2 में। इक्वेशन बनेगी I1 प्लस
I2 प्लस 2 रूट I1 I2 और कोस के डेल्टा x माइनस 5। अब इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं फाई होता है वो क्या कहलाता है, दोनों तरंग के बीच का फेज का अंतर। मान लिया दोनों तरंगे एक ही अपने सोर्स पॉइंट से शुरू हो रही है, उनमें कोई भी फेज का अंतर नहीं है, उस शर्त पे क्या होगा, फाई इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1, यानी कि दोनों फेज में कोई अंतर नहीं है, उस टाइम हो जाएगा 0। यहां पे कंडीशन क्या होगी, नो फेज डिफरेंस। नो फेज डिफरेंस, जो नो फेज डिफरेंस में इंटेंसिटी की इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 और कोस के डेल्टा x। यहाँ पे के तरंग नंबर है, तरंग संख्या है, और यहाँ पर डेल्टा x बीच उन दोनों तरंगों के बीच में पाथ का अंतर है। अब हम इस पूरी इक्वेशन से हम पता लगाएंगे कि हमें इंटरफेरेंस पैटर्न किस तरीके से मिले।